WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, काफी नाम सुना होगा आपने, बट इस साल की बात करूं तो WTO आउट ऑफ न्यूज ही रहा है। कहीं ना कहीं जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं तब से रीजनल ट्रेड, ऑफशोरिंग ट्रेड, और वी कैन से कि जो भी ट्रेड हो रहा है वो बायलैटरल में ज्यादा इंटरेस्टेड है या ग्रुपिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसकी वजह है WTO का धीरे धीरे रेलेवेंस खत्म होते जा रहा है या कम होते जा रहा है। इसी सिनेरियो में जब इंडिया पे यूरोपियन यूनियन ने सेफगार्ड मेजर्स लगाए तो इंडिया WTO में जाके अपील किया। रीजन उसका सिंपल था, इंडिया का कहना है कि हम तो फॉर्मलाइज अथॉरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास जाके हम आपकी शिकायत करेंगे। अब इस पूरे सिनेरियो में WTO का क्या रेलेवेंस है, किस बात को लेके इंडिया ने EU को WTO तक ड्रैग किया, और क्या इसके रेपरकशन हो सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया सिर्फ EU को ब्लेम करने के लिए लेके गया, बट इंडिया की एक सोवरेनिटी को लेके वर्ल्ड ट्रेड में एक स्टेटमेंट भी है जो कि इंडियन इकोनॉमी को एक फर्म और रोबस्ट बताता है। सबसे पहले की चीज समझने की ये है कि WTO का आज की तारीख में क्या रेलेवेंस है। इस वीडियो में हम समझेंगे किस वजह से इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो डिस्प्यूट है वो WTO तक गया, क्या उसके सेफगार्ड मेजर हैं, और इससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर, प्लस जो ग्लोबल इकोनॉमी में हेडविंड्स चल रही हैं, मतलब जो भी अनसर्टेनिटी चल रही है उससे इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर होने वाला है। इससे रिलेटेड हम सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे डिस्प्यूट मैटर्स भी देखेंगे, इंडस्ट्री से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, या इंडिया के खुद के डिसीजन मतलब सोवरेनिटी से रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हुआ और क्यों ये चीज़ मैटर करती है। ठीक है, इंडिया फॉर्मली मूव WTO के प्लेटफॉर्म पे जाके अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन, किस वजह से, सेफगार्ड मेजर ऑन फेरो एलॉयज। तो फेरो एलॉयज है उनको लेके इंडिया WTO में गया, और वो जाने क्यों, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने सेफगार्ड मेजर लगाया। WTO में कई सारे मेजर्स होते हैं टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, अब इसी में से एक सेफगार्ड मेजर है। अब यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, टैरिफ नहीं लगाया, जो कि आप देखो US टैरिफ लगा रहा है, मैक्सिको टैरिफ लगा रहा है, अदर कंट्रीज कहीं ना कहीं इंडिया को इस तरह से कॉर्नर करने की कोशिश कर रही हैं, बट यूरोपियन यूनियन ने यहाँ लगाया इंपोर्ट कोटास। कोटास में होता है जैसे नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई लग्जरी कार इंपोर्ट कर रहे हो, टैरिफ मतलब 10%, आप कितनी भी कार करो 10% सारी लग्जरी कार पे लगेगा, वो होता है टैरिफ। कोटास होते हैं जहां आप लिमिट कर देते हो कि लग्जरी कार 50 से ज्यादा नहीं आएंगी एक साल में, है ना, तो लगभग ये है। अभी किस लिए किया, 3 साल के लिए, स्टार्टिंग नवंबर 18। अब इसमें इम्पैक्ट किस किस कंट्री को हुआ, इंडिया को हुआ, चाइना को हुआ, और अदर डेवलपिंग इकोनॉमीज को भी हुआ है। तो इंडिया जो कि एडवोकेट माना गया है WTO के प्लेटफॉर्म पे डेवलपिंग कंट्रीज का, इंडिया ने उस पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए WTO पहुंचे। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना, दीज आर नॉट निश एक्सपोर्ट्स, निश मतलब किसी एक कैटेगरी के, ओके, दे आर क्रिटिकल इंडस्ट्रियल इनपुट्स, मतलब वो आगे जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए क्रिटिकल इनपुट्स हैं जो कि ज्यादा जरूरी होते हैं। अब डिस्प्यूट कब आया, मिडवे आया, कब, ड्यूरिंग इंटेंस इंडिया EU FTA। अब आप हाल ही में अगर अखबार पढ़ रहे हैं या न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे इंडिया पे US ने टैरिफ लगाए, इंडिया फटाफट FTA साइन कर रहा है। न्यूजीलैंड से भी FTA साइन किया, ऑल्दो ये वाला FTA काफ़ी टाइम से भी चल रहा है, UK से भी बात चल रही थी, और दूसरी कंट्रीज से भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने की कोशिश कर। अब ये नेगोशिएशन के टाइम मिडवे ये आया, और ये स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरिया है। क्यों है, देखते हैं। When trade barriers target core industrial inputs, मतलब जब ट्रेड बैरियर्स कोर इंडस्ट्रियल इनपुट को टारगेट करते हैं, मतलब अगर आपको कोई सेफगार्ड करना है तो आप किसी आइटम से परेशान होंगे कि भाई चाइना प्लास्टिक के गुड्स या चाइना मोबाइल फोन इंडिया में डंप करता है, उससे इंडिया को परेशानी है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। पर अगर मैं बोलूँ कि कुछ ऐसे इनपुट्स हैं जो मोबाइल फोन बनते हैं, जो लैपटॉप में भी लगते हैं, जो टीवी में भी लगते हैं, मान लो उसकी बात है, तो वो तो क्रिटिकल इनपुट हो गया ना, उसको लेके सेफगार्ड का क्या सीन है ये समझते हैं। तो जब ट्रेड बैरियर्स कोर इंडस्ट्रियल इनपुट को टारगेट करते हैं ना, तो इशू जो है ना वो कॉमर्स का ही नहीं होता अकेला, वो होता है इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी हो जाती है, सिर्फ एक प्रोडक्ट को टारगेट करने का नहीं। ठीक है, लेट्स सी अब विच इंडियन इंडस्ट्रीज आर एट द स्टेक, किस किस के साथ इशू है। तो ये 3 आइटम्स हैं, है ना, ये प्रोडक्ट्स हैं जो अफेक्टेड है, मैग्नीज, सिलिकॉन और सिलिको मैग्नीज।
अब ये क्यों मैटर करते हैं? क्योंकि ये एसेंशियल इनपुट्स हैं स्टील मेकिंग, फाउंड्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल और कैपिटल गुड्स बनाने, मतलब जो फर्दर गुड्स बनाने की मशीन्स होती हैं उसमें भी। अब इंडिया इज अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोड्यूसर। वर्ल्ड मार्केट में इंडिया एक अच्छा प्रोड्यूसर है जो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में चीजें देता है। कॉस्ट एफिशिएंसी है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव रहते हैं वो, और स्केल भी रहता है, मतलब लार्ज स्केल पे अगर आप ऑर्डर करो तो इंडिया वो सप्लाई भी करता है। ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है? एक्सपोर्ट अर्निंग, मतलब जैसे ही इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा हमारे देश के एक्सपोर्टर्स की अर्निंग को इस पे इम्पैक्ट होगा। फिर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब हमारी फैक्ट्रीज जितना प्रोड्यूस कर रही थी अब वो फुली कैपिटलाइज नहीं होंगी, फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा उनका। जैसे फॉर एग्जांपल कपड़े की इंडस्ट्री मान लो, तो वो अगर दिन की 1000 शर्ट बना सकती है, पर टैरिफ और कोटा की वजह से अगर उसका प्रोडक्शन 800 शर्ट का हो जाता है, तो मतलब वो जो मशीन है वो फुली यूटिलाइज नहीं है। और जॉब्स का खतरा है, आपको पता है इंडिया में वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स कम है, सर्विसेज में है, और एग्रीकल्चर में जहाँ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो प्रॉब्लम स्किल मिसमैच का बहुत है, एआई के आने से भी और इशू है। तो यहाँ जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री थी उसमें जो जॉब है उनको भी खतरा है। ठीक है। और फेरो एलॉयज सिट एट द बेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पिरामिड। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देखो तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इनपुट है। इफ एक्सपोर्ट्स आर कंस्ट्रेंट, द शॉक ट्रेवल्स अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। सिंपल सा मतलब है, जैसे शॉकअप्स होते हैं, अब कहीं भी हेडविंड्स आएगी तो वो पूरी गाड़ी को हिलाएगा। तो इसका क्या मतलब है, जो एक्सपोर्ट्स हैं अगर वो कंस्ट्रेन हो गए, कम हो गए, रुक गए, रिस्ट्रिक्टेड हो गए, तो ये सो दिस इज नॉट अबाउट वन प्रोडक्ट, जैसा मैंने आपको बताया सप्लाई चेन की बात है। इट्स अ हेल्थ ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल बैकबोन। ठीक है। अब देखते हैं व्हाट द ईयू हैज डन, यूरोपियन यूनियन ने किया क्या। अब सिंपल है, जब भी आप अगर आप जियो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और जियो इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की अच्छी जानकारी रखते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि जब भी यूएस कुछ कहता है यूरोपियन यूनियन बिल्कुल मिरर इमेज उसकी बना देता है, मतलब यूएस के इशारे पे यूरोपियन यूनियन चलता है। ठीक है। अब क्यों कंटेस्टेड है ये चीज, यहां से सुनते हैं जस्टिफिकेशन क्या दिया। यूरोपियन यूनियन क्लेम्स दैट EU प्रोड्यूसर फेस इंजुरी, इंजुरी मतलब बाहर के प्रोडक्ट से जब नुकसान होता है उसे हम इंजुरी कहते हैं। ठीक है। फेरो एलॉय प्राइसेस इन EU आर लाइक 35% हायर देन चाइना। तो आप देखो जो प्राइसेस हैं यूरोपियन यूनियन में वो ज्यादा है, तो अगर लो प्राइस वाले लोग वहां बेचेंगे तो उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री का क्या होगा। ठीक है। और यही प्राइस इंडिया से कंपेयर किया जाए तो 20% हायर है, मतलब दोनों में इंडिया और चाइना को एडवांटेज है। तो इंपोर्ट कोटाज इम्पोज एज सेफ गार्ड मेजर, ऐसा उनका कहना है कि जो हमने इंपोर्ट कोटाज लगाए हैं वो सेफ गार्ड मेजर की तरह है। अब इंडिया क्या कहता है, ध्यान से सुनना, कि जो सेफ गार्ड है ना, दे आर मेंट टू एड्रेस सडन एंड अनफोर्सीन इंपोर्ट सर्जेस, नॉट स्ट्रक्चरल कॉम्पिटिटिवनेस गैप। अब इंडिया का कहना है कि अगर एकदम से कोई डंप करे, एकदम से ज्यादा सप्लाई बढ़ा दे, तो ये सेफगार्ड मेजर उसके लिए होते हैं, ना कि जो कॉम्पिटिटिवनेस के आपके स्ट्रक्चरल गैप है, मतलब जो गैप सालों से चले आ रहे हैं और वो आप कम नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। तो EU इज यूजिंग सेफ गार्ड एज कॉस्ट शील्डिंग टूल, नॉट एन इमरजेंसी रेमेडी। तो जो सेफ गार्ड मेजर है ना वो इमरजेंसी के लिए है, पर यहां पर आप शील्ड की तरह यूज कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी कॉस्ट को नहीं कम कर पा रहे हैं। सिंपल। ठीक है। अब सेफगार्ड इज नॉट इक्वल टू एंटी डंपिंग, मतलब एंटी डंपिंग, हम डंपिंग तो कर नहीं रहे, हम तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंटेस्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जो सेफगार्ड है और वो एंटी डंपिंग वो लगभग एक जैसी लेंस में देख रहे हैं। दे मस्ट मीट WTO स्ट्रिक्ट WTO कंडीशन, जैसे सीरियस इंजुरी हुई हो, है ना, उससे रिलेटेड कोई लिंक हो कि भाई इसी वजह से ये हुआ है, ट्रांसपेरेंसी हो, अगर चीजें सही में हुई हैं तो प्रूफ के साथ आप प्रेजेंट करो, और टाइम बाउंड जस्टिफिकेशन दो। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ इम्पोज कर दिया, टाइम बाउंड जस्टिफिकेशन 6 महीने के लिए। जैसे इंडिया भी जापान और साउथ कोरिया से चीप स्टील पे ड्यूटी लगाता है, सेफ गार्ड ड्यूटी, तो उसका एक टाइम लिमिट होता है, 6 महीने, 8 महीने, 5 महीने, डिपेंडिंग। इनएफिशिएंसी एट होम, मतलब यूरोपियन यूनियन के अंदर प्रोडक्शन में इनएफिशिएंसी है तो इट कैन नॉट बी क्योर्ड बाय शटिंग द डोर ऑन कॉम्पिटिटिव सप्लायर। तो यहाँ पे इंडिया का ये कहना है कि तुम्हारे घर में इनएफिशिएंसी है इसके प्रोडक्शन को लेके, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप दरवाजे बंद कर दो ट्रेड के। नाउ व्हाई इंडिया वेंट टू WTO नाउ, यही मैंने सवाल सबसे पहले
वीडियो शुरू करते ही आपको बताया था। अब इंडिया का क्या है प्रोसीजरल स्टेप? इंडिया ने फाइल किया रिक्वेस्ट फॉर कंसल्टेशन अंडर आर्टिकल 12.3 ऑफ द अग्रीमेंट एंड दिस अग्रीमेंट इज ऑन अकॉर्डिंग टू द सेफगार्ड्स अग्रीमेंट। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। व्हाट दिस अचीव्स इज फोर्सेस द ईयू टू जस्टिफाई द मेजर। मतलब ईयू को बताना पड़ेगा कि जो आपने मेजर्स लिए हैं उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा विद प्रूफ, डेटा शेयर करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया लिंक है, क्या इसी चीज से ये इंपैक्ट हो रहा है, और कॉम्पनसेशन और एडजस्टमेंट को भी डिस्कस करना होगा। तो कीप्स द डिस्प्यूट रूल बेस्ड नॉट पॉलिटिकल। तो जो रूल है डब्ल्यूटीओ का, जो सबने मेंबर्स ने साइन किया, उसके अकॉर्डिंग इसका डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन होगा। अब स्ट्रेटेजिक टाइमिंग क्या है? इंडिया इज सिग्नलिंग दैट एफटीए टॉक्स इज नॉट इक्वल टू सरेंडर ऑफ ट्रेड राइट्स। मतलब हम अगर यूरोपियन यूनियन से एफटीए साइन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे खुद के इंटरेस्ट को हम सरेंडर कर दें, ठीक है। मार्केट एक्सेस मस्ट बी रेसिप्रोकल एंड फेयर। मतलब अगर यूरोपियन यूनियन के प्रोडक्ट्स को इंडिया का मार्केट एक्सेस मिल रहा है तो ये रेसिप्रोकल भी होना चाहिए। मतलब इंडिया के गुड्स को यूके और नॉट एग्जैक्टली यूके बट यूरोपियन यूनियन के मार्केट का भी एक्सेस मिलना चाहिए। तो रेसिप्रोकल मतलब जो तुम्हारे लिए वो हमारे लिए, और फेयर तरीके से होना चाहिए, अनफेयर नहीं होना चाहिए, अनइवन नहीं होना चाहिए। अगर इसका जियोपॉलिटिकल इनसाइट देखें, इवन एज WTO's डिस्प्यूट सिस्टम इज वीकेंड ग्लोबली, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था, इंडिया इज चूजिंग अ लॉ ओवर लेवरेज। तो इंडिया और भी चीजें कर सकता था जिससे यूरोपियन यूनियन को हर्ट हो सकता था, पर ऐसी लड़ाई लड़ने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई फ्रेंडशिप और कोई दुश्मनी नहीं होती। जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इंटरेस्ट। मैंने आपको इंडिया और मैक्सिको के वीडियो में भी आपको ये समझाया था कि क्यों इंडिया मैक्सिको पे रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगा रहा है बल्कि मैक्सिको इंडिया पे लगा रहा है। उसका रीजन भी मैंने आपको क्लियर कट बताया था। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इंडिया अभी लेवरेज यूज ना करने की वजह लॉ को यूज कर रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा? क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी कि हम कानून के तरीके से जा रहे हैं, आपने उल्टी सीधी चीजें की हैं, आप जस्टिफाई करो, ठीक है। और उसके बाद एज अ रिस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया शोकेस हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, क्योंकि हम उनकी तरफ से भी लड़ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्मनेस विथ रिस्ट्रेंट, डिफेंडिंग इंटरेस्ट विदाउट बर्निंग ब्रिजेस। समझ रहे हैं आप बात को? मतलब कट ऑफ नहीं करना है, क्योंकि हमको तो मार्केट चाहिए, हमको भी उनके गुड्स चाहिए, पर प्रॉब्लम अगर शॉर्ट टर्म है, कोई छोटी सी चीज को लेके है, तो सही तरीके से जाके उसको प्रेजेंट करो। जीवन का भी लेसन है, लड़ाई करने से कुछ नहीं होता। द लार्जर पैटर्न, यूरोप्स डिफेंसिव ट्रेड टर्न। अब ऐसा हुआ क्यों? मतलब क्यों अचानक से यूरोपियन यूनियन डिफेंसिव मोड में आ गया, इसको समझते हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस डिस्प्यूट रिफ्लेक्ट्स? ईयू इंडस्ट्री फेस क्या हो गया? हाई एनर्जी कॉस्ट, एनवायरमेंटल लॉज उसमें बहुत ज्यादा है, इसलिए क्लाइमेट कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ती जाती है। लेबर की भी रिजिडिटी है, अगर आप देखेंगे तो लेबर बहुत रिजिड है वहां पे। और प्रॉब्लम क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट के लॉज और ये सारी चीजें काफी कठिन होती जा रही हैं यूरोपियन यूनियन में। इससे क्या हो रहा है? डिफेंसिव ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स आर इंक्रीजिंग। सिंपल सी बात बताता हूँ, हाई एनर्जी कॉस्ट मीन्स उनकी एनर्जी प्रोड्यूस करने की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, क्योंकि हाई इनकम कंट्री है। अब लो इनकम कंट्री है, चाइना है, इंडिया है, एनवायरमेंटल लॉज इतने टाइट नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंडिया और चाइना में, लेबर रिजिडिटी हो गई, लेबर में भी ज़्यादा इतना कॉम्प्लेक्स रूल्स नहीं है, तो यूरोपियन यूनियन की जो इंडस्ट्रीज हैं वो compete नहीं कर पा रही हैं, सिंपल। तो इसीलिए वो डिफेंसिव ट्रेड इंस्ट्रूमेंट ला रहे हैं। ब्रॉडर ट्रेंड देख लेते हैं, सेफ गार्ड हो गया है ना, CBAM, कोटा, सस्टेनेबिलिटी बैरियर्स, ऑल आर बिकमिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी टूल। मतलब जो एक टेम्परेरी चीज़ों को रोकने के लिए थे, जैसे यूरोप में एनवायरमेंटल लॉ टफ है इन कंपैरिजन टू एशियन कंट्रीज। तो जब एनवायरमेंटल लॉ टफ है तो इसका क्या मतलब हुआ कि यूरोप की कॉस्ट बढ़ गई। उन्हें कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है जो एनवायरमेंट को हैम्पर कर रही है, तो जब एनवायरमेंट को हैम्पर कर रही है कोई भी चीज़, तो उसका क्या मतलब है कि उनको वो कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। पर वही सेम चीज़ चाइना में बहुत ही मतलब रिलैक्स्ड रूल्स है, इंडिया में भी रिलैक्स्ड रूल्स है, तो यूरोपियन यूनियन की जो इंडस्ट्रीज हैं वो compete नहीं कर पा रही। डेवलपिंग कंट्रीज फेस मार्केट एक्सेस रिस्क इवन व्हेन कॉम्पिटिटिव। तो हम कॉम्पिटिटिव हैं, प्राइस से compete कर लो, प्रोडक्ट से compete कर लो, बट स्टिल हमको मार्केट एक्सेस नहीं मिल रहा है। अब इंडिया का यहाँ लर्निंग कर्व क्या है? कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस अलोन इज नो लॉन्गर इनफ। मतलब अगर आप कॉस्ट वाइज कॉम्पिटिटिव हैं
गिवन चाइना हमसे ज़्यादा है यहाँ पर, बट स्टिल हम इन कंपैरिजन टू यूरोपियन यूनियन हमारा भी कॉस्ट 20% से कम है। ट्रेड टुडे मिक्स विद इकोनॉमिक्स, क्लाइमेट, पॉलिटिक्स एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी। ये 4 चीज़ों के लेंस से आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी। मतलब कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, इसमें ये चारों एंगल है। एनवायरमेंटल लॉज लगा के कहीं रोका जा सकता है, कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन लिए जा सकते हैं, वही सेम इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी और इकोनॉमिक्स तो है ही। तो ग्लोबल ट्रेड इज नो लॉन्गर फ्री और फेयर। जो WTO एडवोकेट करता है वो क्या है? इट इज नेगोशिएटेड, कंटेस्टेड एंड डिफेंडेड। मतलब FTA चल रहा था तो नेगोशिएशन की कोशिश की जा रही थी, फिर इंडियन इंडस्ट्री बढ़िया फेयर तरीके से कंटेस्ट कर रही थी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, और फिर जब ये चीज़ें सॉल्व नहीं हुई तो उन्होंने डिफेंड करना शुरू कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब समझते हैं व्हाट दिस मीन्स फॉर इंडिया गोइंग फॉरवर्ड। यहाँ से आगे कैसे जाना है और क्या मतलब है हमारे लिए। WTO कंसल्टेशन में लीड टू मॉडिफिकेशन ऑफ कोटास। ये हो सकता है शॉर्ट टर्म में कि भाई कोटा को मॉडिफिकेशन कर दिया, और कॉम्पनसेशन फॉर द अफेक्टेड एक्सपोर्टर्स, जो कि सेफ गार्ड के रूल्स में दिया गया है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो कॉम्पनसेशन आपको देना पड़ेगा। दिस कीप्स प्रेशर ऑन EU ड्यूरिंग FTA टॉक्स। तो ये हमारे लिए एक लेवरेज बन सकता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जब कोई आप पे अटैक करे, आप सीधा अटैक उस पर मत कर दो, सोचो समझो, देखो आपके इंटरेस्ट क्या है, उस हिसाब से आप डिसीजन लो। ठीक है। मीडियम टर्म में क्या, इंडिया मस्ट डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट मार्केट्स। तो यूरोपियन यूनियन पे जितनी डिपेंडेंसी है उसके अलावा दूसरी जगह भी एक्सप्लोर करो जहाँ पे अपन गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। डीपन डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन की बात करो, मतलब डोमेस्टिकली अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज करो जिससे कि कॉम्पिटिटिव प्राइस में आप स्टैंड आउट कर सको। और रिड्यूस ओवर डिपेंडेंसी ऑन एनी सिंगल ब्लॉक। अगेन ऑलमोस्ट द सेम थिंग है। ठीक है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी मैसेज क्या है कि इंडिया मस्ट डिफेंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस ग्लोबली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2014 से जब से हमने मेक इन इंडिया का प्रोग्राम लॉन्च किया और इस सरकार की फ्लैगशिप स्कीम थी, तब से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है। फाउंडेशन बनने में टाइम लगता है। जो चीज़ पिछले 60-65 सालों में नहीं हो पाई कंसोलिडेटेड, ऐसा नहीं कोशिश नहीं की गई, क्योंकि पहले इंडस्ट्री उतनी लिबरलाइज नहीं थी, और जब लिबरलाइज हुई तो फॉरेन कंपटीशन और प्राइवेट कंपटीशन ने MSMEs को किल करना शुरू कर दिया। आज जब फिर से रिवाइवल हो रहा है, एग्रीकल्चर का सरप्लस लेबर मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है, और जो सर्विस सेक्टर में सर्वाइव नहीं कर रहा है वो भी मैन्युफैक्चरिंग वापस आ रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे अटेंशन है। जब ये अटेंशन है तो इंडिया को डिफेंड करना चाहिए अपने मैन्युफैक्चरिंग इंटरेस्ट को। ट्रेड अग्रीमेंट शुड एक्सपैंड मार्केट्स। मतलब जिससे हम ट्रेड अग्रीमेंट कर रहे हैं वो इंडिया के मार्केट्स को एक्सपैंड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो यूरोपियन यूनियन का मार्केट पकड़ लिया, अब साउथ एशिया का पकड़ो, है ना, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। नॉट लेजिटिमाइज प्रोटेक्शनिज्म। इसीलिए इंडिया ने कंप्लेंट किया, क्योंकि अगर मान जाते हैं हम तो प्रोटेक्शनिज्म को लेजिटिमाइज कर रहे हैं ना, मान रहे हैं हम कि भाई ठीक है जैसा है वैसा है। नहीं, अगर हमारे साथ गलत हो रहा है हमको आवाज उठानी है। सो कॉन्फिडेंट इंडिया पार्टिसिपेट्स इन ग्लोबल ट्रेड। यही मेरा कहना था, कॉन्फिडेंट इंडिया, बट नेवर एट द कॉस्ट ऑफ इट्स इंडस्ट्रियल फ्यूचर। तो हम ट्रेड करने को तैयार है, हम सारी चीज़ों को तैयार हैं, पर इट शुड बी फेयर एंड इक्विटेबल। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई, क्लैरिटी मिल गई होगी। ऐसे ही रोज करंट अफेयर्स वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें ई कॉल इसको। मिलते हैं कल विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।